नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मुगल वंश से स्टार्ट किया था। मुगल वंश में हम लोगों ने बाबर के बारे में 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट वीडियो तो मैंने कोशिश की थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक तरह से डेमो टाइप का था। अब मैं उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करते हुए कुछ दिनों में सेकंड वीडियोस लेके उपस्थित हूँ आपके सामने। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू चलते हैं जो मिडवल हिस्ट्री का जो लगभग लास्ट सेशन चल रहा है मुगल वंश पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा था बाबर को हम लोगों ने 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है। आप कोशिश करिए उसके नोट्स बना के उसके आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक बस कराता जाऊँगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग सेकंड बाबर जो मुगल वंश का मुगल डायनेस्टी का जो सेकंड टॉपिक है हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की हुमायूं का भी टॉपिक जो हम लोग हुमायूं का पूरा सिलेबस में देखेंगे तो उसमें 2 वीडियोस को उसमें कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 1539 तक जब जो कहा जाए चौसा का युद्ध होता है वहीं तक देखेंगे। चौसा के युद्ध के ही टाइम हम लोग ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चौसा के वॉर ऑफ चौसा से लेके पूरा हुमायूं का पूरा जीवन परिचय कवर करेंगे। आज के में हम लोग ये थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज हुमायूं के बारे में देखेंगे। उसकी जो एलिमेंट्री जो उसके जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा था वो देखेंगे। उसने शुरुआत में जो कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कौन कौन से उसकी वीकनेस थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ब्रीफली देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनसे बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और प्राचीन इतिहास मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं मुगल डायनेस्टी का सेकंड शासक हुमायूं। नाम का तो अर्थ होता है, पहले थोड़ा सा पूरा इसका जीवन परिचय ब्रीफली देख लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। तो हुमायूं नाम का अर्थ तो भाग्यशाली होता है, लेकिन भारतीय इतिहास में मुगल डायनेस्टी के इतिहास में ये एक बदकिस्मती शासक कहा गया। क्यों कहा गया? ठीक है, नाम का अर्थ होता है उसका भाग्यशाली, हुमायूं माने मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन एक बदकिस्मत शासक कहा गया। क्योंकि जैसा कि लास्ट वीडियो से ही कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बताया था कि हुमायूं के पास जो इसकी विरासत रूप में जो साम्राज्य मिला था बहुत ही असंगठित था। ठीक है, और उसके बाद पैसे की भी कमी थी। अब इसके पास इसकी शासन व्यवस्था, जब ये सिंहासन में बैठा तो इतनी साल में इसके साथ प्रॉब्लम्स थी, उनको वो शॉर्ट आउट नहीं कर पाया। कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनके पास शॉर्ट आउट नहीं कर पाया। फिर युद्ध लड़ते लड़ते शेरशाह सूरी से सामना होता है, जिससे वो जीत नहीं पाता है और भारत से निर्वासित हो जाता है। लगभग 15 साल तक भारत से निर्वासित होता है, फिर लौट कर आता है, लेकिन कुछ ही साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जीवन में इसका संघर्षपूर्ण रहा, कुछ नहीं, ना तो ये अपने राज्य को एक्सटेंड कर पाया और ना ही कंसोलिडेट कर पाया कुछ, इसीलिए इसका बदकिस्मत शासक कहा जाता है। शासन व्यवस्था के बारे में कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिलती है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखा जाए तो ब्रीफली बहुत छोटा पीरियड है, लेकिन इस दौरान उसने कई युद्ध लड़े थे और युद्धों में भी इसका कहा जाए 7:3 का रेशियो रहा कि 7 हारे और 3 जीते। कुल मिला के सामरिक तौर पर कुछ नहीं रहा। और जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे बड़ी पॉइंट है कि इसके जीवन में इसकी सफलताओं के कारण क्या थे, असफलताओं के कारण क्या थे, क्यों ये इतना फेल्योर हो गया। अब इसके बारे में जब सामरिक तौर में बताया भी जाता है तो ये भी बताया जाता है कि इसका बस जीवन में एक ही योगदान था, यह अकबर का पिता था। हुमायूं अकबर का पिता था, जिसने मुगल डायनेस्टी को एक नया पुनरुत्थान दिया, एक पुनर्रूप स्थापित किया, पूरे भारतवर्ष में उसको एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, अकबर के मैंने जब मुगल डायनेस्टी स्टार्ट भी की तभी कहा था अकबर के कारण ही हम लोग बाबर पढ़ रहे हैं और अकबर के कारण ही हम लोग हुमायूं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक देखिए बाबर और हुमायूं के जाने के बाद भी इन भारत के नक्शे में कभी कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं हुआ है, ना ही कहा जाए एम्पायरिज्म के तौर पर देखे और ना ही अगर देखा जाए लाल किला है, ताजमहल है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही मुगल कालीन के लिए। ठीक है, लेकिन अब जब अकबर के बाद ही से अकबर से ही स्टार्ट हो गई सब सारे डेवलपमेंट्स। ओके, तो समरी के तौर पे हम लोग देखेंगे हुमायूं एक जीवन परिचय। आज उसमें जो स्टार्टिंग जो उसकी असफलताओं के कारण थे, क्या क्या उसके सामने प्रॉब्लम फेस हुई, उन पर चर्चा करेंगे। और स्टार्टिंग से जो उसने युद्ध लड़े थे, छोटे मोटे युद्ध लड़े थे, कैसे अपने राज्य को बचाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपने राज्य को एक्सटेंड करने के लिए अफगानों के अगेंस्ट जो उसने पॉलिसी अपना रही थी उनको थोड़ा सा ब्रीफली चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं टाइम पीरियड रहा 1530 से 1556 तक। लगभग ये मानते हैं 26 ईयर का शासन किया, लेकिन फिर भी कुछ अचीव नहीं कर पाया।
तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं बाबर का, हुमायूं का परिचय देख लेते हैं। हुमायूं पिता थे इसके बाबर। देखिए बाबर ने 3 शादियां की थी, 3 इसकी कहा जाए रानियों का उल्लेख मिलता है। एक जो बाबर की जो हुमायूं की माता थी उनका नाम था माहम बेगम। ओके, माहम बेगम 1506 में इनकी विवाह हुआ था। ये खुरासन की एक सिया मुसलमान थी, याद रखिएगा, एक सिया मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करती है माहम बेगम, याद रखिएगा। अभी सेकंड वीडियो होगा तो इसमें हम लोग इस पर चर्चाएं करेंगे माहम बेगम पे। ओके, 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म होता है। काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ। अब हुमायूं के 3 और भाई थे। आप देखें हिंदाल, ये पूछा गया है क्वेश्चन, हिंदाल और अस्करी, और एक भाई था कामरान। ठीक, जो कामरान की माता थी वो शायद दिलरास बेगम थी, और इनकी हिंदाल और अस्करी की गुलरुखी बानो, ऐसे कुछ नाम था इनका, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कामरान। और देखिए हुमायूं बाबर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था और सबसे प्रिय पुत्र भी था हुमायूं। ओके, सबसे ज्येष्ठ पुत्र और सबसे कहा जाए प्रिय पुत्र हुमायूं ही था बाबर का। अब देखिए बाबर ने शिक्षा के लिए 2 टीचर, कहा जाए बाबर तो जीवन भर अपने युद्ध के रिलेटेड कार्यों में ही व्यस्त रहा, तो बाबर ने इसको हुमायूं के लिए 2 टीचर अपॉइंट कर रखे थे। एक का नाम था अल्दीन राहुल्ला, 2 टीचर बिलोंग कर दिए थे, और दूसरे का नाम था मोहम्मद इलियास। ये दोनों टीचर इसको अपॉइंट कर दिए थे कि ट्यूशन पढ़ाना, और इन्हीं दोनों के कारण हुमायूं बहुत ही जल्दी, देखिए कभी कभार मैं बीच में बाबर बोल दूंगा तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा। इन दोनों को इसने फिर जल्दी ही तुर्की, अरबी और फारसी भाषाओं में पकड़ बना ली थी हुमायूं ने। ठीक है, फारसी भाषा में पकड़ बना ली थी। साथ ही साथ गणित, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि इसके कौन सा सेंटेंस हुमायूं के विषय में गलत है, तब इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह का फैक्ट काम आते हैं। गणित, दर्शन, चित्रकला और ज्योतिष का उसे अच्छा नॉलेज भी हो गया था, रुचि थी इसमें, ये सब इंटरेस्ट थे। और साथ ही साथ जब सैन्य गतिविधियों के बारे में आते हैं तो उसको जो परफेक्ट था वो तीरंदाजी और घुड़सवारी में उसने परफेक्ट हो गया था। घुड़सवारी में परफेक्ट हो गया। इसके बाद इन सब क्वालिटीज के बाद भी हुमायूं का नाम कहीं भी एक अच्छे शासक के रूप में कभी नहीं लिया जाता है। एक राइटर इसके बारे में लिखते हैं हुमायूं के बारे में कि जब बाबर मरा था, बाबर की मृत्यु हुई थी, तो एक असंगठित राज्य विरासत के रूप में हुमायूं के समक्ष छोड़ गया था। अब इस समय मुगल साम्राज्य को एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जिसमें राजनीतिक दूरदर्शिता हो, सैन्य संगठन की कुशलता हो और साथ ही साथ कूटनीतिक नीतियों का ज्ञाता भी हो। इनमें से किसी भी तरह की कोई भी क्वालिटीज़ आपको हुमायूं में देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही साथ हुमायूं के बारे में ये भी लिखता है कि हुमायूं में कभी भी कहा जाए दूरदर्शिता का गुण नहीं आया। वो कभी दृढ़तापूर्वक निर्णय नहीं ले पाता था। ओके, तो समझ तौर पर हम ये बताना चाहते हैं कि हुमायूं एक अच्छे शासक की भी भूमिका कभी नहीं निभा पाया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड बनाते हुए चलेंगे। तो इतना हो गया टीचर। अब इसके बाद 12 वर्ष की आयु में ही बाबर ने इसको बदशाह की प्रशासनिक का एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर लिया कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ जाए। आपने थ्योरी तो पढ़ ली है, आप प्रैक्टिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए। तो उसने ऐसा इसको यहाँ पे बचकान का प्रशासन व्यवस्था अपना दी। और फर्स्ट टाइम पानीपत का पहली लड़ाई थी, पानीपत की फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, इसमें हुमायूं ने भागीदारी की थी। और साथ ही साथ इसके बाद
खानवा के युद्ध में और अफगानों के अगेंस्ट युद्ध में भी हुमायूं ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया था अफगानों के विरुद्ध। इससे बाबर बहुत ही खुश हुआ था क्योंकि उसका सबसे प्रिय पुत्र और सबसे बड़ा पुत्र इतना टैलेंटेड होगा, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो बाबर को खुशी हुई। और बाबर ने जब इसको आगरा भेजा, आप देखिए आगरा क्यों भेजा था, ठीक है, जब पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था तो उसको आगरा क्यों भेजा था। आगरा देखिए, जब थोड़ा सा बैकग्राउंड इस आगरा को लेकर चलते हैं, उस टाइम मैंने नहीं बताया था लेकिन आप समझिए आगरा पर क्यों भेजा था। क्योंकि आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने, और आगरा ही में सारा धन इकट्ठा कर रखा था क्योंकि उस टाइम दुर्ग वाला सिस्टम चला करता था और दुर्गों पे कंट्रोल कर लेने से सारी व्यवस्था आपके हाथ में आ जाती है। पानीपत के वार के बाद सबसे पहले तो दिल्ली गया, वहां से मतलब कुल मिला के लाइसेंस लिया और यहाँ पे आके आगरा पे जाके पूरा कोष उसने लूटा था हुमायूं ने। जब हुमायूं ने उसका पूरा कोष लूटा, उसके बाद जब बाबर आता है तो बाबर का काफ़ी धूमधाम से स्वागत होता है, हुमायूं धूमधाम से काफ़ी स्वागत करता है। इससे बाबर और खुश हो जाता है। बाबर खुश होकर उसको क्या देता है, कोहिनूर हीरा देता है, ठीक, कोहिनूर हीरा देता है, काफ़ी धन भी देता है और साथ ही साथ संभल की काजा कंट्रोल भी देता है, संभल का, ठीक, जागीर संभल की दे देता है कि संभल पे जाके आप कंट्रोल अपना स्थापित करते हैं। यहाँ से एक पार्ट 1 बाबर हुमायूं के जीवन का खत्म हो जाता है क्योंकि उसको संभल की जानकारी मिलती, संभल की जागीर मिल जाती है। इसी के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का गद्दी पर बैठता है, ठीक है। इतना कुल मिला के संभल तक तो हम लोग ने बाबर में चर्चा कर ही ली थी। अब देखिए, जब 26 दिसंबर 1530 के आसपास की बात, 26 दिसंबर 1530 के आसपास जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसने मृत्यु समय पे लेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन इसी बीच निजामुद्दीन अल-दीन जो बाबर का प्रधानमंत्री था, निजामुद्दीन अल-दीन ऐसे कुछ नाम था इसका, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन निजामुद्दीन अल-दीन ही ना था। इसने एक विरोध प्रदर्शित करते हुए मेहंदी ख्वाजा जो बाबर का बहनोई था इसको संघासन देने की कोशिश की। मेहंदी ख्वाजा जो बाबर का बहनोई था इसको सिंहासन देने की कोशिश की। और ये बात कहाँ पे उल्लिखित है, तबकीते अकबरी, जो इसके राइटर हैं तबकीते अकबरी ने इसको इस बात को मेंशन किया है, लेकिन अमूमन बुक्स में इस बात को मेंशन नहीं किया जाता है क्योंकि सीधा बता दिया जाता है कि जब इसने विरोध तो किया था लेकिन क्योंकि हुमायूं के ही पक्ष में सारी स्थितियां थी, इसीलिए 13 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हो जाता है। हुमायूं का राज्याभिषेक। अब देखिए हुमायूं गद्दी पर बैठ गया यहाँ से, लेकिन गद्दी पर तो बैठ गया लेकिन इसके सामने अभी भी बहुत सारी समस्याएं जम ले गई हैं, बहुत सारी समस्याएं जम लेती हैं। एक कुल मिला के ये कहा जाता है कि ये एक जो सरसित्ता जो जिस गद्दी पर बैठा था ये कांटों की सेज थी, बेड ऑफ जैसे बोलते हैं थ्रोन्स, कांटों की सेज रही। कई सारी इसके सामने प्रॉब्लम्स रहीं, इसको अपने राज को एक्सटेंड भी करना था और जो राज जीता हुआ उसको बचा के रखना था। इसके हर तरह से दुश्मन थे। देखिए अब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग समराइज वे में कैटेगरी वो कहा जाएगा वर्गीकृत करते हुए कैटेगरी में बांटते हुए हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो देखिए पहली प्रॉब्लम थी क्योंकि इसके पास एक असंगठित राज्य था, उसको आपको कंसोलिडेट करना, साथ ही साथ जो राजस्व था बिल्कुल खत्म हो चुका था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम थी इसके सगे संबंधी। अभी इस पर हम लोग चर्चा और करेंगे डीपली, सगे संबंधी कौन कौन थे, ठीक। और फिर आगे जाके जो इसके अफगान्स थे, मेन इसका जो पूरे जीवन में जो सबसे हार्ड कारण बने वो यही बने। बाकी सब पे तो उसने कहा जाए मूर्खतापूर्ण कहा, लेकिन इनके अगेंस्ट इसने इसके भाग्यहीन साथ नहीं दिया, अफगान से कभी विजय नहीं हो पाया। सबको हम देखिए असंगठित राज्य में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे, सगे संबंधियों में भी इसके कुछ संबंधी जो तैमूर जो पिता के, देखिए बाबर ने पिता के वंश से तैमूर वंश का था लेकिन माता के वंश से चंगेज खां के वंश से था, लेकिन बाबर ने माता के कहा जाए वंश की तरफ से जाते हुए मुगलों को अपने मंगोलों को अपना कहा जाए प्रदर्शित करना, अपने आप को प्रोहिबिट करना स्वीकार किया था।
इसीलिए उसने मिर्ज़ा की उपाधि छोड़कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। लेकिन अब यहाँ पे जो संबंधी आते हैं, कुछ तैमूर वंशी भी आ जाते हैं जो हुमायूं का विरोध करते हैं। ठीक, अभी उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अफगान में देखिए मोहम्मद लोदी तो अभी है ही, सिकंदर लोदी का भाई मोहम्मद लोदी। बहादुर शाह आता है, बहादुर शाह जफर नायार कर लीजिएगा, बहादुर शाह गुजरात वाला दूसरा है। फिर कौन आता है, मेन विलन जो हुमायूं के जीवन का मेन विलन है, शेर शाह सूरी आता है। सब पे हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, असंगठित राज्य। असंगठित है, जैसा कि मैं पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था, बाबर अपने बेटे हुमायूं के लिए एक विस्तृत और असंगठित राज्य छोड़ के गया था। उसने राज्य तो काफी जीत लिए थे, लेकिन वो उन राज्यों को संगठित नहीं रख पा रहा था। ओके, संगठित नहीं रख पा रहा था। और साथ ही साथ राइटर्स लिखते हैं कुछ सीमावर्ती राज्य के शासक तो ऐसे थे जो सिर्फ कहने सुनने में बाबर की अधीनता स्वीकार करते थे, वास्तव में वो बाबर के अधीन नहीं थे। इस तरह के संगठित राज्य को अब कंसोलिडेट करना है, वो हुमायूं के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को समझिए। इस बात को समझिए, जो राज्य को संगठित क्यों नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं। पानीपत के बाद हुआ 1526 में राणा सांगा और बाबर का वार, वॉर ऑफ खानवा। उसमें मैंने बताया था कि राणा सांगा के हारने की मेन वजह क्या थी। राणा सांगा के हारने की मेन वजह ये थी कि वो अपनी सेना को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं सेट कर पाए पूरी सेना। क्यों नहीं सेट कर पाए, क्योंकि उनके बीच अफगान्स भी आ गए थे, लगभग 740 के आसपास अफगान्स थे और 100 से अबो राजपूत शासक थे। अब राजपूतों शासकों को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इतनी बड़ी 2 लाख से ज़्यादा सेना थी, उसके बीच राणा सांगा कोऑर्डिनेशन नहीं सेट कर पाते, क्योंकि अफगानों के लड़ने का तरीका दूसरा था। कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाए, जिसके कारण राणा सांगा हार गए। यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो गई, क्योंकि बाबर एक शासक तो अच्छा नहीं था, लेकिन एक कमांडर बहुत अच्छा था। मैं लास्ट टाइम भी वीडियो में बता रहा था कि बाबर एक कमांडर बहुत बढ़िया था। वो हर तरह की पॉलिसीज़ को अप्लाई करता था, हर तरह के कोऑर्डिनेशन को अप्लाई कर लेता था, मतलब कुल मिला कमांडर अच्छा था। लेकिन ये गुण हुमायूं में नहीं था, वो कमांडर अच्छा नहीं था। अब क्या हुआ कि राज्य को कंट्रोल करने के लिए आपके पास सेना अच्छी होनी चाहिए। अब जो बाबर से इसको सेना मिली थी, उसमें देखिए कई लोग थे। चगलताई भी थे, ठीक है, उस्मानी भी थे, कुछ अफगान्स भी थे, ठीक है, पार्शियन भी थे, ना, मतलब ईरानी भी थे। ईरानी लिखते हैं, पार्शियन ना लिखें। ये सब थे। इसीलिए उसकी सेना भले ही छोटी थी, लेकिन सब एक से बढ़ के स्किलफुल, मतलब टैलेंटेड लोग थे। अब जितने भी ये जो परफेक्ट सोल्जर्स थे, जो इसके तो ये एक ऐसे ही शासक के कंट्रोल में रहेंगे जो इन पर कंट्रोल कर सके। बाबर ने इन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रखा था, तो ये बाबर की बात मानते थे। हुमायूं के टाइम ऐसा नहीं हो पाया, हुमायूं इनको कुल मिला के पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रख पाया, तो ये कुल मिला के भागने लगे, ये सेना छोड़ के जाने लगे। धीरे धीरे इसकी सेना छोटी भी हो गई और साथ ही साथ कमज़ोर भी हो गई, इसलिए ये राज्य को संगठित नहीं रख पाया। ठीक, पहला प्रॉब्लम ये आई इसके सामने। दूसरा क्या है, अब इस रेवेन्यू की कमी तो वहीं पर आ गई। देखिए, जब पानीपत का फर्स्ट वॉर बाबर ने जीता था, क्योंकि फर्स्ट वॉर जीतने के बाद जो इसने कोस जीते थे और उसके बाद राणा सांगा के अगेंस्ट जो इसने युद्ध लड़ा, उसके बाद इसने काफ़ी धन तो अर्जित कर लिया था बाबर ने, लेकिन उसके सारे धन को कुछ को उसने काबुल में बंटवा दिया, कुछ को अपने नोबल्स में बंटवा दिया, कुछ जनता में उनका ताजा फेवर लेने के बंटवा दिया। इससे क्या हुआ, राजस्व कोष खाली हो गया। बाबर अच्छा प्रशासक नहीं था, रेवेन्यू फिर से कलेक्ट नहीं कर सका और कोष खाली हो गए, जिसके कारण हुमायूं के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि कोष रिक्त थे, इसके पास पैसा नहीं था। कैसे वो सेना को और डेवलप कैसे करा जब उसके पास पैसा नहीं था। इसी के पॉइंट पर विलियम्स रसबुर्ग शायद ऐसे कुछ नाम है, रसबर्ग ऐसे कुछ नाम है, तो वो लिखते हैं कि हुमायूं की सारी समस्याओं में उसकी आर्थिक समस्या का विशेष योगदान रहा है। उसके आर्थिक
अभाव का विशेष, हुमायूं की सारी समस्याओं में उसके आर्थिक अभाव का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, रसबर्ग ने ऐसा लिखा है। तो दो समस्याओं पे हम लोग पहली समस्या चर्चा की, एक राज्य का संगठित रूप क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि सेना उसके पास से भाग गई थी। सेना मतलब भाग क्या रही थी, वो वापस लौट रहे थे क्योंकि प्रॉपर कंट्रोल नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, कंट्रोल भी कैसे मिलता, ना तो उसके पास कोच भी नहीं था। ठीक है, तो दो पॉइंट पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने उसका प्रारंभिक जीवन देखा। अब इसके सामने जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे हम लोगों ने चर्चा की। अब दूसरी प्रॉब्लम सगे संबंधी और अफगान, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए उस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। बाबर के बाद हुमायूं सत्ता में आता है, उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली पॉइंट देख लिया कि असंगठित राज्य क्यों होने लगा। असंगठित राज्य तो उसको मिल गया था, लेकिन वो उसको कंसोलिडेट क्यों नहीं कर पाया। और दूसरी बात, उसका रेवेन्यू की कमी थी। रेवेन्यू क्यों कमी थी, क्योंकि उसने बाबर ने आधा काबुल बेच दिया था और आधा जनता के फेवर लेने के लिए बांट दिया था। अब जो दूसरी समस्या उसके सामने आती है, वो उसके पारिवारिक जो सगे संबंधी होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं उसके सामने प्रॉब्लम। तो सगे संबंधियों में हम लोगों ने देखते हैं, देखिए उसके पहले सगे संबंधियों पहले से देखने से पहले एक पॉइंट जान लीजिए। बाबर के तीन भाई, सगे क्या बोल रहे हैं कि सगे तीन भाई, अस्करी, हिंदाल और कामरान, जिसमें तीनों भाई जीवन भर बाबर को परेशान किया। बाबर की कठिनाइयों का मेन सबब यही तीन भाई थे, जिन्होंने कभी भी विरोधियों के अगेंस्ट बाबर की सहायता नहीं की, हमेशा बाबर के लिए एक नई कठिनाई पैदा करते रहे और बाबर इनके लिए हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार अपनाता रहा। क्योंकि मैं बाबर बोल रहा हूँ, शायद ये हुमायूं की बात चल रहा है। ठीक है, तो हुमायूं हमेशा इन तीनों के विरुद्ध हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार अपनाता रहा, क्योंकि हुमायूं के पिता बाबर ने हुमायूं को अपनी वसीयत में कहा था कि अपने भाइयों के प्रति जीवन भर उदारतापूर्ण व्यवहार अपनाना। तो इसी कारण जीवन भर हुमायूं अपने भाइयों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार अपनाता रहा और यही तीनों भाई हमेशा उसकी कठिनाइयों का सबब बनते रहे। ठीक, ये पॉइंट आप समझ में रखिएगा। तो बाबर सगे संबंधियों में पहले तो देख, जो तैमूर वंशी थे, तैमूर वंशी मैं बता चुका था, जिसमें जमान मिर्जा भी बताया गया है, सुल्तान मिर्जा, ठीक है, और मेहंदी ख्वाजा, ये प्रमुख थे जो इंटरनल तौर पर उसको वीक कर रहे थे। ख्वाजा, ठीक, इंटरनल तौर पे बाबर को वीक कर रहे, लेकिन मेन जड़ ये नहीं थे, मेन जड़ इसके भाई थे। कौन कौन? तीन भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन तीनों भाइयों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करने के लिए बाबर ने हुमायूं को अपनी वसीयत में निर्देशित किया था। इसीलिए बाबर जानबूझकर ये विरोध करते थे, जिसमें कामरान जो 6 साल छोटा था हुमायूं से, वो तो ओपनली हुमायूं का विरोध किया करता था जीवन भर, कभी भी किसी विरोधी की तरफ सहायता नहीं दी। ये एक बाबर के हारने का मेन एक कारण ये भी गिना जाता है कि उसके भाइयों ने उसको सपोर्ट नहीं किया और उसके लिए हमेशा एक नई कठिनाइयाँ पैदा करते रहे। दूसरा कारण, बाबर की उदारता। जो एक शासक के तौर पर जो उदारता जरूरत पड़ती, वो हुमायूं में थी ही नहीं। ठीक है, तो कामरान को काबुल और कंधार दे दिया था, काबुल व कंधार दे दिया। अस्करी को दिया संभल और हिंदाल को दिया अलवर। हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने राज्यों को बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। अगर ये भाई तीनों मिलके हुमायूं का साथ देते तब तो बहुत ही अच्छा होता कि राज बट गया, लेकिन 4 राजा हैं, सब मिलके हुमायूं का साथ देंगे। लेकिन बंटवारे के साथ था राज उसका और कमज़ोर हो गया, क्योंकि इन तीनों भाइयों ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, खासकर कामरान, क्योंकि इसने जब उसको राज मिल गया था, उसको राज मिल जाता है तो उसके बाद ये पंजाब और मुल्तान पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि
उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम ये एरिया है, इससे पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है हुमायूं का शासन, जिसके कारण कोई भी सेना, सैनिक सहायता किसी तरह से आना बंद हो जाती है। इससे राज्य का सैन्य संगठन और वीक हो गया। बाकी अस्करी और हिंदाल, इनके बारे में राइटर्स लिखते हैं कि जीवन भर एक अस्थिर और निर्बल जीवन जीने के साथ साथ अस्करी और हिंदाल महत्वाकांक्षी हाथों का यंत्र बनने के कारण और भी खतरनाक हो गए थे, क्योंकि एक तो ये साथ तो देते ही नहीं थे, साथ ही साथ ये सहायता किसकी करते थे? इनकी, जो हुमायूं के अगेंस्ट पहले से षड्यंत्र रचे थे, तो इनको ज़्यादा खतरनाक बताया है। कहा है, इतिहासकार लिखते हैं कि जीवन भर एक अस्थिर और निर्बल जीवन जीने के कारण अस्करी और हिंदाल महत्वाकांक्षी हाथों में पड़कर एक खतरनाक यंत्र बन गए थे, या खतरनाक और अत्यधिक खतरनाक हो गए थे। ठीक, ये एक कारण और बताया। अब जो सेकंड कारण आता है वो तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड कारण अफगान्स में देखिए कई लोग अफगान्स में आने लगे। मेन कारण युद्ध संघर्ष का अफगानसी थे, जैसे इसमें है मोहम्मद लोदी नंबर 1 पे, जो सिकंदर लोदी का भाई था। किसी राइटर ने सिकंदर लोदी का भाई बताया और किसी राइटर ने इसको सिकंदर लोदी का बेटा बताया है। ओके, फिर नंबर 2 बता बहादुर शाह जफर वाले नहीं है, गुजरात के बहादुर शाह है। फिर नुसरत शाह, और लास्ट वन शेर शाह सूरी, जिसे हम लोग अभी शेर खान ही बोलेंगे। मोहम्मद लोदी, क्योंकि बाबर ने पानीपत के फर्स्ट वर्ल्ड में इब्राहिम लोदी को पूरी तरह हरा दिया था, लोदी साम्राज्य को कुल मिलाकर खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी अब मोहम्मद लोदी मुगलों को भारत से खदेड़ने के लिए प्रयासरत था और अफगानों की शक्ति को संगठित कर रहा था और धीरे धीरे वो सैन्य बल को अपने बढ़ा रहा था। इसका जो केंद्र था वो इस समय बिहार था। ठीक है, बहादुर शाह ये गुजरात में कंट्रोल किए होते, इन्होंने गुजरात में अपनी शक्ति जब बढ़ा रहे थे, क्योंकि इन्होंने आलम शाह और जमा मिर्ज़ा दोनों को धन देकर और सहानुभूतिपूर्वक दिखाते हुए एक सैन्य संगठन को अपने डेवलप करने के साथ साथ ये भी कहा था कि जमा मिर्ज़ा और आलम खान, दौलत खान लोधी वाला, तो उन दोनों को सहायता की थी कि आप अपने सैन्य संगठन को बढ़ाइए मुगलों के अगेंस्ट। ठीक है, इसका मेन कर था गुजरात। अब ये नुसरत शाह ये बंगाल में था। बंगाल में बाबर्स के टाइम पे इसने मुगलों की शक्ति के सामने अधीनता स्वीकार करते हुए बाबर से संधि कर ली थी कि ना आपके शत्रु को हम शरण देंगे, ना हमारे शत्रु को आप शरण देंगे। लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद इसने ट्रीटी भंग कर दी, अपनी संधि भंग कर दी और खुले तौर पे अफगानों को सहायता करने लगा था। ठीक है, नुसरत का। अब ये मेन कैरेक्टर, मेन विलन तो कहानी का शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी एक टाइम पे मुगलों के ही साथ तरफ से लड़ते थे। तो जब ये बिहार के गवर्नर थे तो चंदेरी के वॉर ऑफ चंदेरी के टाइम ये मुगलों की तरफ से ही लड़े थे। और उस समय शेरशाह सूरी ने कहा भी था कि यदि भाग्य मेरा साथ देगा तो मैं एक दिन में ही मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। एक बार फिर सेंटेंस बोल रहा हूँ, यदि भाग्य मेरा साथ देगा तो मैं एक दिन में ही मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। वैसा हुआ भी, जब तक शेरशाह सूरी रहे हुमायूं का जीवन निर्वासित ही रहा। ठीक है, तो अब ये कहा जाए कि अफगान जो थे अब हुमायूं के गले की हड्डी बन चुके थे। गले की हड्डी तो खैर इनके तीनों भाई भी थे, लेकिन मेन जो सबसे मेन रोल प्ले किया वो शेर खान ने कहा। और शेर खान भी अगर कमजोर, शेर खान से भी मुकाबला बराबरी का होता यदि तीनों भाई इसकी मदद कर देते हुमायूं की, लेकिन तीनों भाइयों ने हमेशा विरोध प्रदर्शन किया और शेर खान अपनी शक्ति डेवलप करते गए। अब देखिए, क्या सारी कठिनाइयां सिर्फ हुमायूं के ही जीवन में आई थी और अभी तक भारतीय इतिहास में कोई ऐसा शासक नहीं था जिसके जीवन में इतनी कठिनाइयां आ रही थी? नहीं, कई शासक थे, उन्होंने अपनी योग्यता के दम पर इन सब कठिनाइयों को सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन हुमायूं की कुछ कैरेक्टर्स में ही डिस्क्वालिटीज थी। जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठने के बाद भी हुमायूं में सैन्य कुशलता, राजनीतिक दूरदर्शिता या राजनीतिक कूटनीतिज्ञता और दृढ़ संकल्पना की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। इन सब क्वालिटीज़ का अभाव था, क्योंकि जब बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं सत्ता बैठता है तो एक मुगल शासक को, मुगल वंश को एक ऐसे शासक की जरूरत थी जिसमें राजनीतिक कार्यकुशलता के साथ साथ सैन्य कुशलता भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको शासन प्रशासन के साथ साथ अपने राज्य को एक्सटेंड भी करना है। ये दोनों क्वालिटीज़ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हुमायूं में ये दोनों क्वालिटीज़ तो साथ साथ नहीं थी, साथ में साथ राजनीतिक दूरदर्शिता भी नहीं थी, जिसके कारण हुमायूं एक वीक प्रशासक के रूप में उपस्थित हुआ। कुल मिलाकर सामरिक तौर पर अगर ये कहना चाहें कि बाबर के
बाबर एक अच्छा कमांडर तो था, लेकिन एक अच्छा प्रशासक नहीं था। वहीं पर हुमायूं ना तो एक अच्छा कमांडर साबित हो पाया और ना ही एक अच्छा प्रशासक साबित हो पाया। साथ ही साथ हुमायूं के कैरेक्टर की सबसे बड़ी डिस्क्वालिटीज थी उसका लिबरल होना, उसका उदारवादी होना। यदि वो अपने भाइयों पर पूर्ण तरह से नियंत्रण रख पाता तो कहीं ना कहीं उसका शासन और अच्छी तरह डेवलप होता, और अच्छी तरह डेवलप, क्योंकि भाइयों से पूरी तरह वो कंट्रोल नहीं रख पाया, जिस कारण शेर शाह सूरी उस पर ज़्यादा हावी हो गया। ठीक, अब एक और बात आती है कि और राइटर्स और लिखते हैं आगे कि हुमायूं का एक और कैरेक्टर, एक और राजनीतिक योग्यता तो सही थी, सैन्य कुशलता, राजनीतिक योग्यता, कूटनीतिकता, राजनीतिक दूरदर्शिता, किसी तरह की कोई क्वालिटीज़ नहीं थी। साथ ही साथ उसकी एक और डिसक्वालिटीज़ थी, लिबरल तो था ही, साथ ही साथ यदि वो थोड़ी सी विजय प्राप्त कर लेता था, पहली बार वो जल्दी से जल्द डिसीजन नहीं ले पाता था, तत्काल डिसीजन नहीं ले पाता, जिसके कारण उसको लॉन्ग टर्म की सफलताएं नहीं मिलती थी। यदि उसको छोटी शॉर्ट टर्म सफलता मिल जाती थी तो उसके बाद वो काफ़ी अपने आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत करने लगता था। ये सब पॉइंट्स नोट करते जाइएगा कि उसकी डिस्क्वालिटी, इसके सेंटेंस वाइज क्वेश्चन में जब सेंटेंस कौन सेंटेंस हुमायूं के बारे में सही है तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें लिखने लायक कुछ नहीं है, मेरे लिखने लायक कुछ नहीं है, तो जो बोलता जा रहा हूँ आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो उसकी कमी क्या थी? पहले तो लिबरल थी, दूसरी बात वो तत्काल डिसीजन नहीं ले पाता था। तत्काल डिसीजन ना लेने के कारण उसको हमेशा शॉर्ट टर्म सफलताएं मिलती थी, और शॉर्ट टर्म सफलता मिलने के साथ साथ ये होता था उसके बाद वो 1.5 से 2 साल आमोद प्रमोद में पड़ा रहता था। कोई निश्चिंता के अब तो मैंने एक मैच जीत ही लिया, अगले मैच की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उसके दुश्मन, उसके विरोधी नई अपनी शक्ति को फिर से डेवलप कर लेते थे और उसको हरा देते थे। यही कारण हुआ था, जैसे बहादुर शाह के टाइम तो नहीं हुआ था। बहादुर शाह देखिए, जब मोहम्मद लोदी से युद्ध लड़ता है जौनपुर में तो मोहम्मद लोदी को हरा देता है, लेकिन उसके बाद लगभग 1.5 साल तक अपने अंतापुर में आमोद प्रमोद में शराब में व्यतीत करता रहता है, और कहा जाता है कि अफीम का भी सेवन करता था। तो उसमें पड़ा था, इसी के दौरान शेर शाह सूरी और बहादुर शाह अपनी बहुत शक्ति डेवलप कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक बहादुर शाह जो तोप अभी तक सिर्फ मुगलों के पास थी, तो बहादुर शाह एक कहा जाए रूमी खान नाम का एक व्यक्ति था, उसके अंडर में एक तोपची को अपने सेना में रिक्रूट करता है और एक नए तोपखाना को भी डेवलप कर लेता है अपनी सेना में। शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं, धीरे धीरे अपने राज को किस तरह वो धीरे एक्सटेंड कर लेता है मोहम्मद लोदी के बाद। ठीक, इन सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स क्लियर हो रहा है। पहला पॉइंट है कि हम लोगों ने हुमायूं का कैरेक्टर देखा सब तौर पर। दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ा कि उसकी कमियां क्या थी। कमियों में हम लोग पहला पॉइंट समझ में आता है कि उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया, इसके कारण अफगान उस पर ज़्यादा कहा जाए डोमिनेट कर पाए, वो अफगान उसको डोमिनेट कर पाए। दूसरा मेन कारण था उसकी जो पर्सनल डिस्क्वालिटीज़ थी, उसमें उसका बाकी सब तो लिखने तौर पे है, लेकिन जो मेन उसके पर्सनल डिस्क्वालिटीज आती हैं उसका लिबरल होना, और दूसरी बात उसका थोड़ी सी शॉर्ट टर्म विजय के बाद अपने अंतापुर में आराम से 1.5-2 साल बिताते रहना। ये उसकी 2 मेन डिस्क्वालिटीज सामने आती हैं। ठीक है, अब हम चलोगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग हुमायूं के जो उसके जो युद्ध की गतिविधियां थी वो कहाँ से स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको देखते हुए आज का वीडियो समाप्त करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं। बाबर का एलिमेंट्री पोर्शन पढ़ने के बाद उसकी जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उनके बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग बाबर की शुरुआती सैनिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट गतिविधियाँ हैं जैसे वार ऑफ चौसा, वार ऑफ बिलग्राम, और उसके बाद हुमायूं का निर्वासन और भारत में फिर से गद्दी बढ़ता, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एलिमेंट्री जो उसकी गतिविधियां थी। तो अपने राज्य को एक्सटेंड करने के लिए उसने पहला अटैक किया कालिंजर के किले पर। बुंदेलखंड के पास का एरिया है कालिंजर का किला, यहाँ पर उसने अपना अटैक किया। इस समय यहाँ पर राजा है प्रताप रुद्रदेव यहाँ के शासक हैं। प्रताप रुद्रदेव घेरा डाल लिया किले के अगेंस्ट, ओके, लेकिन यहाँ पे युद्ध करना उसने उचित नहीं समझा, और लास्ट में जब अपना पूरे कंपनसेशन लेते हुए जो उसकी जितना उसने क्या ट्रेन का किराया लगा, जितना किराया लेते हुए टीएडीए लेते हुए उसने
कंपनसेशन के रूप में यहाँ से चला जाता है और एक संधि कर लेता है। ठीक, कुल मिला के इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अब उसने जो दूसरा युद्ध लड़ा, तो दूसरा युद्ध लड़ा दोहरिया का युद्ध। ये 1531 की बात है, 1531। अब जो लड़ा दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध ये था 1532 में। ये किसका था? मोहम्मद लोदी का। मोहम्मद लोदी का मतलब अब उसने अफगानों से पहली लड़ाई उसने दोहरिया के युद्ध में लड़ी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं ने अफगानों के अगेंस्ट फर्स्ट लड़ाई कब लड़ी थी? 1532 में वर्सेस था अफगान, जो था मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी पहला युद्ध जो अफगानों अगेंस्ट लड़ा था, कहाँ लड़ा था? जौनपुर में, जिसमें मोहम्मद लोदी पराजित हो गया था, ये हार गया था। ठीक, अब इसी के खुशी में हुआ ये कि यहाँ पर इसने चुनार का किला बिहार में है, ये चुनार किला, इस पर उसने घेरा डाल दिया। और ये किसके कंट्रोल में है? शेरशाह सूरी कंट्रोल में। ऐसे ही थोड़ी नहीं शेरशाह सूरी छोड़ देगा। शेरशाह सूरी के बारे में एक बात याद रखिए, ये बहुत ही अच्छा कमांडर है और साथ ही साथ एक सैनिक के रूप में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, स्किलफुल है। और उसके साथ सब इसकी सोने पे सुहागा वाली क्वालिटीज़ है, दिमाग बहुत यूज़ करते हैं, दिमाग मतलब कूटनीति में बहुत ही माहिर है। इस समय 4 माह का घेरा डालने के बावजूद भी शेरशाह सूरी ने सरेंडर नहीं किया और 4 माह के बाद हुमायूं वापस लौट गया। क्योंकि देखिए इस समय ये शुरुआती स्टेज 1532, यहाँ पे शेरशाह सूरी की शक्ति बढ़ तो रही लेकिन इतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि वो हुमायूं को हरा देते। तो उन्होंने युद्ध ना करने का निर्णय लिया और घेरा डाले बैठे रहे। हुमायूं घेरा डाले बैठा रहा और 4 माह तक कुछ नहीं किया और 4 माह बाद वो खुद लौट गया। इसके बाद 1.5 से 2 सालों तक कुछ नहीं हो पाया। वही वह आमोद प्रमोद में पड़ा रहा, बिल्कुल रिलैक्स करता रहा। ठीक, रिलैक्स करने में दिक्कत यही हुई कि उधर बहादुर शाह गुजरात में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। और उनका सैन्य संगठन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कई किले, मांडू का किला और चंपानेर नामक जगह पर, अब बिहार तक भी उनका शासन फैल रहा था। तो धीरे धीरे कुल मिलाकर कई राज्य उन्होंने अपने अंडर में कंट्रोल कर लिए थे। कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की नज़रों में हाईलाइट हो रहे थे बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने एक तोपची था टर्की से, तोपची था रूमी खान, इसको भी इसके अंडर में एक तोपखाने को भी डेवलप किया था। अब देखिए एक ऐसा हथियार इनके पास आ गया जो अभी तक मुगलों के पास था। तभी हुमायूं ने इसके अगेंस्ट अटैक करने की कोशिश की और 1537 में अगेंस्ट युद्ध किया। लेकिन बहादुर शाह ने कूटनीति करते हुए यहाँ पे डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई, तत्काल युद्ध करना जरूरी नहीं समझा, डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई। कुल मिला के यहाँ पे बहादुर शाह हुमायूं आपस में जीवन में कभी सामने सामने नहीं आते हैं और इसी के फलस्वरूप हुमायूं यहाँ पे मांडू का किला और चंपानेर पर अपना अधिकार ले लेता है। ठीक, यहाँ पे बहादुर शाह 1537 में पुर्तगालियों का अगेंस्ट इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। कुछ खास इनसे पुर्तगालियों का अगेंस्ट ये समुद्र में डूब कर बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो जो चैप्टर क्लोज हो गया। यहाँ पर बहादुर शाह के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि टर्की से आए रूमी खान के अंडर में उन्होंने एक तोपखाना डेवलप कर लिया था। ठीक, मोहम्मद लोदी का चैप्टर क्लोज हो गया, बहादुर शाह चैप्टर क्लोज हो गया। नुसरत शाह का कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये ओरली तौर पर अफगानों को सपोर्ट कर रहे थे। अब जो मेन विलन हैं शेरशाह सूरी, इसके अगेंस्ट यहाँ से शुरुआत होती है। इसी युद्ध के बाद जब ये चंपानेर के किले को अपने अंडर में रख लेते हैं, तब ये बंगाल की तरफ बढ़ता है। ये हुमायूं अब बंगाल की तरफ बढ़ता है और बंगाल में एक जगह है गौड़ का किला, इसको अपने अंडर में लेता है। गौड़ का किला अपने अंडर में लेता है। ठीक है, गौड़ का। अब देखिए मैंने कहा क्योंकि वो शेर खां के अगेंस्ट यहाँ लड़ाई शुरू हो रही है, क्योंकि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, ये मोहम्मद लोदी की मृत्यु हो गई, तो यहीं से बिहार में शेर खान का आधिपत्य स्टार्ट हो गया। इसने अपनी शक्ति को डेवलप करना, बिहार में डेवलप करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर यदि युद्ध करता है तो शुरुआती स्टेज पर हार जाता। मैंने कहा दिमाग से शेर खान हर कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर
इसने युद्ध करना उचित नहीं समझा। जब बहादुर शाह भी खत्म हो गए तो अब संगठन कहीं ना कहीं वीक हो रहा था, हुमायूं की ताकत बढ़ रही थी और इस ताकत को खत्म करना था। अगर फेस टू फेस लड़ते तो हार जाने का डर था। तो वो शेर खान इस समय सही समय का इंतजार कर रहा था कि जब सही समय आएगा तब अटैक करेंगे। वो सही समय मिल भी जाता है। कैसे मिलता है? देखिए, गौड़ के किले को बंगाल पे हुमायूं ने कब्जा कर लिया और इसका नाम रखा जन्नताबाद। और यहीं पर कुछ दिन रुके रहे। फिर देखिए, कुछ दिन यहाँ पे लगभग कुछ 6 से 7 माह यहाँ पे फिर पड़े रहे। कुछ 6 से 7 माह यहाँ फिर भी रिलैक्स कर हर बार तो हर युद्ध के बाद उनकी पार्टी करने चले जाते हैं। ये दिक्कत हो गई। यहाँ पे 6-7 माह शेर खान को मिल गए और वो यहीं से मौके की तलाश में कर रहा था। तुम उसके किले के चारों तरफ 4 माह जा करके वो खाली थोड़ी छोड़ देगा। अभी देखो रास्ते में लौट कर आएगा। 6 से 7 माह रिलैक्स किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हिंदाल ने आगरा में हुमायूं की गद्दी हथिया ली। आगरा में हुमायूं की गद्दी हथिया ली, ठीक है, आगरा पे कब्जा कर लिया। अब हुमायूं को आया गुस्सा कि हमारा भाई अब हमारी ही गद्दी छीनने पर आ गया। तो गुस्से में गाड़ी निकाली, चलो गाड़ियाँ निकालो, चलो चलते हैं आगरा चलते हैं। आगरा के लिए निकल पड़ा हुमायूं। लेकिन हुआ ये कि यहाँ से जब एक गंगा नदी पार कर रहा था तो अपोजिट साइड से शेर शाह सूरी आ गए। शेर खां पहले ही से सेना लिए इंतजार कर रहा था। ये ऑलमोस्ट बात है 1539 की। हुमायूं और शेर खान पहले, देखिए हुमायूं बिल्कुल तैयारी से नहीं आया है कि हमको रास्ते में लड़ाई करनी है, और उधर शेर खान पूरी साज सज्जा से पूरे हथियार बंदूकें लेके आया है कि आज तो हम हुमायूं से बदला लेंगे जो 4 बार हमारे साथ डिस्टर्ब किया था। और इसने रास्ते में देखिए, जब ये बंगाल गौड़ का किला जीता था ना, रास्ते में इसने चुनार के किले पर भी अपना कब्जा कर लिया था। इसी दौरान जब ये यहाँ से निकला है, बहादुर शाह के अगेंस्ट युद्ध करते हुए मांडू का किला, चंपारण का किला जीता है। इसके बाद इसने चुनार के किले को, जिस पे इसने 4 महीने कब्जा किया था, इस पर भी इसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसके बाद गौड़ का किला जीता, और गौड़ के किले के बाद जब वो लौट रहा था तो सामने से शेर खान अपनी सेना के साथ आ जाता है 1539 में, जिसे बोलते हैं वार ऑफ चौसा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। किस तरह शेर खान एक कूटनीतिक चाल से, अभी भी शेर खान पूरी फेस टू फेस नहीं लड़ेगा, वो कूटनीतिक चाल से हुमायूं को बहुत बुरी तरह हरा देगा, ठीक है। वो कैसे हराता है, क्या चाल चलता है, 3 महीने तक दोनों की सेना आमने सामने खड़ी रहती है और कोई भी आदमी एक भी बंदूक गोली नहीं चलाया करता है, ठीक है। तो 3 महीने दोनों की सेना आमने सामने खड़ी रहती है, कोई भी वार नहीं करता है। और वो जो 3 महीने का वेट होता है वो शेर खान की एक कूटनीतिक चाल होती है, जिसके कारण हुमायूं बातों में 3 महीना वेस्ट कर देता है और शेर खान एक सही समय का इंतजार करते हुए जीत जाते हैं। वो क्या चाल होती है, किस तरह शेर खान हुमायूं को हरा देता है, एक सेना भी कमज़ोर है लेकिन एक दिमाग के तौर पे, एक कूटनीतिक चाल के तौर पर हुमायूं कैसे हराता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चौसा के युद्ध, वार ऑफ चौसा, वार ऑफ बिलग्राम, और किस तरह हुमायूं भारत पे छोड़ के जाता है और वहां पर उसको हमीदा बेगम से निकाह करती, शादी करते हुए अकबर का जन्म होता है। उसके बाद फिर से वापस आता है, शेर खान की मृत्यु होती है। उसके बाद शेर खान कितने उत्तराधिकारी, शेर खान के बारे में हम लोग सिंपल वे में देखेंगे। उसके बाद हुमायूं वापस आता हो, किस तरह हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में हम लोग शेर खान के जीवन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।